जो उनको पढ़ाया गया वही तो। इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कूप मंडूप। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि एक कुएं में एक बार एक बाहर का मेंढक आ गया है। कुएं में गिरा तो कुएं में जो मेंढक थे उसने कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा साहब मैं समुद्र से आया हूं। तो कहा समुद्र कहां है? उन्होंने कहा बाहर बहुत बड़ा समुद्र है। कहा समुद्र क्या होता है? कहा था जल है वहां। कहा उसने एक कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाया। कहा इतना इससे भी बड़ा है? कहा भी बहुत बड़ा है। तो उसी में वो झगड़ पड़ा। कहा कि भाई तुम झूठ बोलते हो। तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है वो तो यही बोलेगा। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते ना बोलना पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना क्या कार्य हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपनी उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा ना उस पर हम कार्य कर रहे हैं। होमवर्क हमारा होने दीजिए। बिल्कुल, कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे। कुछ चल रहा है योगी जी के मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक और बयान है। अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहां पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई। बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं, उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, या श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अगर हम इन पंक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आदरणीय भागवत जी के उस पर कोई टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी को नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शास्त्र सम्मत है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो भागवत जी का बयान जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? नहीं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, दृष्टि सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी बात को किसी भी जबरदस्ती का ही थोप दूंगा कि भाई व्यक्ति को जिस रूप में लेना है, जो बयान दिया गया है शास्त्र सम्मत तरीके से दिया गया है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुद्दे वही पुराने हैं। मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, इस्लाम का जिक्र छेड़ा है। उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यही हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं।
लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। देखिए, कमी जो उनको पढ़ाया गया वही तो, इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कूप मंडूप। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि एक कुएं में एक बार एक बाहर का मेंढक आ गया है। कुएं में गिरा तो कुएं में जो मेंढक थे उसने कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा साहब मैं समुद्र से आया हूं। तो कहा समुद्र कहां है? उन्होंने कहा बाहर बहुत बड़ा समुद्र है। कहा समुद्र क्या होता है? कहा था जल है वहां। कहा कि उसने एक कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाया। कहा इतना इससे भी बड़ा? कहा भी बहुत बड़ा है। तो उसी में वो झगड़ पड़ा। कहा कि भाई तुम झूठ बोलते हो। तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है वो तो यही बोलेगा। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है, लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते ना बोलना पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना क्या कार्य हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपनी उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा ना उस पर हम कार्य कर रहे हैं। होमवर्क हमारा होने दीजिए। बिल्कुल, कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे। कुछ चल रहा है योगी जी के मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक और बयान है। अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहां पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई। बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं, उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस खास मंच शिखर सम्मेलन से। मैं हूं आपके साथ शीरीन, और आज शिखर सम्मेलन का ये मंच पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा और राजनीतिक मायनों में बहुत खास हो जाता है। और आज लखनऊ में हम यहां मौजूद हैं। आज दिन भर शिखर सम्मेलन के माध्यम से आज सियासी दिग्गजों को इस मंच पर आप देखेंगे। जनता के सवाल भी होंगे और साथ ही 2024 से पहले क्या है उत्तर प्रदेश की तैयारी, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसी के लिए कई खास मेहमान इस मंच पर लगातार आ भी रहे हैं। देखिए, 2024 की आहट है और उससे पहले 2023 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि कहा यही जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है, यानी कि जो केंद्र का रास्ता है, वो इसी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो सवाल यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए बहुत सियासत में इसलिए भी रहता है, सिर्फ इस प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश की सियासत से भी इसका ताल्लुक होता है। तो आज बहुत सारे सवाल इसी मंच से होंगे। कई खास मेहमानों को आप लगातार दिन भर देखेंगे, लेकिन एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहां आ भी चुके हैं। सियासत का सेमीफाइनल मुकाबला भी यहां पर होने जा रहा है और इन तमाम नुमाइंदों के मन में आखिर अब उत्तर प्रदेश के लिए 2024 को लेकर क्या इनके मन में योजनाएं हैं, यानी कि सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो जनता के लिए क्या खास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर समिट हुआ, उसने उत्तर प्रदेश को एक नई उम्मीद जगाई है। उत्तर प्रदेश जिसकी कानून व्यवस्था हो या फिर यहां पर निवेशकों को किस तरीके से लाया जाए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ काम किए हैं और क्या होने वाले हैं, इन तमाम बातों का हम जिक्र यहां पर करेंगे। बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं यहां पर इस खास
शो के लिए उन्हें यहां पर आमंत्रित करूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम जल्दी से यहां पर देख लेते हैं, फिर यहां पर बुलाएंगे अपने मेहमान को। जो लोग महान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने देश जीत लिया। इस सियासी परसेप्शन में कितना दम है? क्योंकि हिंदुस्तान की सत्ता के गलियारे का रास्ता बन चुके उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी परवाज भरने लगी है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था और 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, कम से कम वो वादे पूरे हों, और अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है कहीं ऐसा ना हो जैसा वादा मां गंगा से किया गया था। देश की लगभग 16% आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। हर किसी की दिलचस्पी ये जानने में बढ़ती जा रही है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता का सरताज उत्तर प्रदेश किसे चुनता है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, कामयाबी का बुलंद परचम लहराने वाली बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। तो क्या योगी भरोसे एक बार फिर से 2024 में यूपी की जनता कमल पर मुहर लगाएगी? क्या योगी राज में यूपी विकास का चैंपियन बन चुका है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की प्रत्येक दृष्टि से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है। दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे इनको यहाँ से फिर इनको हटाने का काम करेंगे। सियासत की इस रस्साकशी के बीच सवाल है कि क्या बीजेपी 2019 की कामयाबी दोहरा पाएगी? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस समेत सभी दलों की नीतियां धारदार हो रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज देश के दर्शकों का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर आया है शिखर सम्मेलन, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज रहेंगे मंच पर मौजूद, जो जनता के सवालों से होंगे रूबरू। तो इन्हीं तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए खुद यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज आप इस मंच पर आइए और इस मंच का संचालित करेंगे रूबिका लियाकत, अखिलेश आनंद, दिबांग और साथ ही हमारी सहयोगी रोमाना इस्सार खान। प्लीज आइए। मोदी प्लस योगी 2024 में उपयोगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश वो रास्ता है जो सीधा दिल्ली तक लेकर जाता है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हम चारों के सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। योगी जी, आप तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं उसी के लिए आया हूं। ये वो राज्य था जो बीमारू राज्यों में जिसकी गिनती होती थी। ये वो राज्य था जो अक्सर हेडलाइंस जब बटोरता था तो गुंडाराज को लेकर, अपराध को लेकर, लेकिन इस बार सुर्खियों में जीआईएस है। अब जीआईएस भी मैंने इसलिए कहा है योगी जी, क्योंकि आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो कह देगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की आप बात कर रही हैं। एक राज्य जिसकी जीडीपी से ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स लगाने को तैयार है। फॉर्मूला बताइए प्रभु। देखिए, फॉर्मूला वही है जो विधानसभा चुनाव के पहले आपने मेरा इंटरव्यू लेकर के पूछा था। तब भी आपने पूछा था ना कि क्या बीजेपी वापस आ पाएगी। तब भी मैंने कहा था कि डंके की चोट पर आएंगे। और आज फिर मैं कहता हूं, जायज के पहले मैंने इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो कुछ हुआ है, अगर सचमुच हमारी तपस्या फलीभूत हो रही है तो मान के चलिए कि जीडीपी से ज्यादा यहां निवेश के प्रस्ताव आएंगे। और वही यूपी के अंदर हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी यात्रा बहुत आगे बढ़नी है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है और जितनी संभावना उत्तर प्रदेश के पास है, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी के पास उतनी संभावना नहीं है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। हमारे पास सर्विस सेक्टर में है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एमएसएमई का आधार हमारे पास मौजूद है, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा युवा है। उस युवा के बल पर, उसके दम पर, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा के बल पर, और दुनिया की सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड भी हमारे पास मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। ये हमारी इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। तो ये तो एक झलक है 33 से 35 लाख करोड़ का। अभी इससे कई गुना हम लोग लेकर के आने वाले हैं। मैं हूबहू जो कहा है वो शब्द आपको पढ़ के सुना रही हूं, क्योंकि आपने कहा हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम सब ये देने को तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं बाबा इतने कंजूस हैं कि वो किसी को कुछ नहीं देंगे नहीं तो इन्वेस्टर आएगा नहीं, लाखों करोड़ के निवेश के दावे झूठे हैं। देखिए, उन्होंने यही सब कुछ किया है क्योंकि उन्होंने दिया नहीं, अपने लिए लिया है। और यहां तो जब अपना कुछ है ही नहीं, तो इसलिए जो कुछ भी होना है सब 25 करोड़ जनता के लिए होना है। इसलिए यहां तो देने के लिए ही है, यहां लेने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमाना योगी जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 33 लाख करोड़ मतलब किया क्या आपने? तंत्र मंत्र यज्ञ, कौन सी साधना? ये यूपी को कैसे बदल दिया आपने? ये यूपी के सामर्थ्य की एक झलक है। यूपी में सामर्थ्य पहले भी थी, ऐसा नहीं कि न रही हो। याद करिए 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अच्छी थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा ये जातिवाद की राजनीति का, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर जिन लोगों ने विभाजन करने का पाप किया, जिन लोगों ने जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर यहां की सत्ता को गिरवी रख करके भ्रष्टाचार फैलाया, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को 2016-17 आते आते वहां तक पहुंचा दिया था कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से 1/3 आ गई थी। आज हम सब फिर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विगत 6 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना किया है और अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना ये नेशनल एवरेज से आगे होगी। योगी जी, मुझे याद है 2017 के चुनाव के पहले मैं गोरखपुर में था, आपका इंटरव्यू करने के लिए मैं गोरक्षनाथ पीठ में भी आया था। गुड़ वाला प्रसाद आपने मुझे तब खिलाया था, वहां पर जनता प्यार से आपको महाराज जी भी कहती है। सवाल मेरा यह है कि तब जो आपकी एक छवि थी, हिंदू हृदय सम्राट वाला नेता, थोड़ी आक्रामक वाली छवि, लेकिन इन सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर जो आपने यात्रा की, एक विकास पुरुष वाली छवि गढ़ने में बहुत हद तक कामयाब होते आप नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, मैं 17 के पहले जो था वही आज भी हूं, कोई अंतर नहीं आया। मेरे कपड़े, मेरा रहन सहन, मेरा खान पान, मेरी बोली भाषा सब वही है जो 17 के पहले थी। 17 के बाद पहले कालखंड में थी
और 17 के पहले कालखंड के बाद दूसरा कालखंड प्रारंभ होने के बाद भी वही था और आगे भी वही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने जब मुझे गोरक्षपीठ में देखा था तो मंदिर में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मंदिर जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। आप जब मुझे एक सांसद के रूप में देखते थे तो सांसद के रूप में मुझे गोरखपुर के प्रश्नों को उठाते हुए आप देखते रहे होंगे, पूर्वांचल के प्रश्नों को उठाते हुए देखते रहे होंगे, उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हुए देखते रहे होंगे जिनका समाधान अरसे से नहीं हो पाया था। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में जब कार्य करने का अवसर मुझे मिला, अब ये तो नहीं हो सकता है कि 17 के पहले मैं इंसेफ्लाइटिस जैसे मुद्दों के लिए जूझता था, लड़ता था, सड़क से लेकर सदन तक, और जब जिम्मेदारी मुझे मिल गई तो अब भी मैं दूसरों को दोषारोपण करने लग जाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आज मैं कह सकता हूं कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पूर्वांचल में 96% हम उसको समाधान कर चुके हैं, पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। हम जब निर्णय लेते हैं तो फिर उसको उसके अंत तक भी पहुंचाते हैं और यही एक संकल्प लोगों को दिखा देता है कि भाई ये कैसे हो पाया है। भाई हम लोग पहले भी वही करते थे, हाँ तरीका अलग रहा होगा, रास्ते अलग अलग रहे होंगे, मंजिल एक थी। योगी जी, कुल मिलाकर आप ये मानेंगे कि ये जो समिट है ये आपके निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है? देखिए, मेरा निजी जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है और मैंने अपने लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। किसी को गलत फहमी होगी कि मैं अपने लिए करता हूं, कुछ नहीं करता मैं अपने लिए। जिस दिन मैंने सन्यास की दीक्षा ले ली है ना, उस दिन हमने तय कर लिया कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और इसलिए एक पड़ाव है, ऐसे पड़ाव अचानक नहीं आते, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। उन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रखना होता है कि वास्तव में ये संभावनाएं हमारे पास हैं, हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले आपका भी आना जाना बहुत रहा है और मुझे याद है 17 की विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, काफी बड़ा एक लंबा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, काफी टक्कर वाला था। नहीं, टक्कर वाला तो हम टक्कर वैसे भी नहीं लेना चाहते किसी जिससे हमें टक्कर लेनी होती है उसको टक्कर ले ही रहे लेकिन अच्छा इंटरव्यू था और मैंने तब भी आपको बताया था कि देखिए यूपी बहुत संभावना वाला प्रदेश है, लेकिन उससे पहले क्या, 17 के पहले क्या स्थिति थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन दंगा होता था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लोग पलायन कर रहे थे। किसी भी सभ्य समाज के लिए क्या यह शोभा देता है? आज कम से कम मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है और मेरे रहते हुए दंगा हो भी नहीं सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और जो जिस तरीके से परेशान करेगा, छेड़ेगा, फिर उसको उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, यह भी हम कह सकते हैं और हमने किया भी है, कार्रवाई कर भी रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के उन सामर्थ्यों को लेकर, नौकरशाही को लेकर। देखिए, हम कहीं किसी भी कोई बाहर का कोई इन्वेस्टर आता था उत्तर प्रदेश के बारे में, अरे साहब हम तो यहां की नौकरशाही से बहुत डरते हैं। हमने कहा भाई नौकरशाही बेलगाम इसलिए थी क्योंकि जो हुक्मरान थे उनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि उस पर नकेल कस सके। तो यहां तो मेरा 24 घंटे है नकेल कसने के लिए। हम बैठ करके पेंच इतना कस देते हैं कि अगर एक बार किसी का पेंच कस गया ना, दोबारा ऐसा तान करके बात नहीं कर सकता है। इसलिए हमने नौकरशाही की, उसी नौकरशाही की व्यवस्था को ठीक किया, उसको अनुशासित किया, कार्य के प्रति जवाबदेही बनाया और जो अपने कार्य के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकता है उसकी छुट्टी भी करती हुई हमने कहा भी मैं जानता हूं तुम कितने ज्यादा जो है अपनी सिफारिशी करवाते हो, और जाओ अपने आका से बता देना, हमने कार्रवाई की है।
और कार्रवाई होनी जब शुरू हुई, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं नौकरशाही के बारे में बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसे ही यूपी में लोग कहते हैं लैंड बैंक नहीं है, हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। मैंने कहा कोई जमीन खरीदेंगे नहीं, 64,000 एकड़ लैंड भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई यूपी के अंदर, एक बहुत बड़ा लैंड बैंक बनाया। और यही नहीं, पिक एंड चूज नहीं होगा, क्योंकि जब अपना कुछ नहीं है तो एक पॉलिसी बनाओ, हर एक के लिए खुला रास्ता, आप आइए हमारी पॉलिसी में निवेश करिए, हम आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत ये सुविधा देंगे। योगी जी, ये तो बात हो गई, मैं एक थोड़ा भविष्य में देखना चाहता हूं। देखिए 1979 में चीन में पॉलिसी बनी, एक बच्चा होगा एक परिवार में, वो बच्चा अब 44 साल का हो गया है। अनुमान लगा रहे हैं, और ये ILO का अनुमान है कि अगले 5 साल में चीन में लेबर फोर्स की बात करें तो करीब 20 करोड़ की कमी आएगी, 20 करोड़ लोगों की। यूपी में संख्या बहुत है, युवा बहुत हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, युवा वहां जाके तैयार हो, स्किल डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? अगर भविष्य जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने युवा को चीन क्यों भेजेंगे? चीन का निवेश भारत में आएगा और यूपी में आएगा। बिल्कुल। एक, हमने अपने यहां स्किल मिशन के अंतर्गत, PM स्किल मिशन के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को, न्यू एज कोर्सेज और ट्रेड को हम लोग यहां पे प्रारंभ किए हैं। आज ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बच्चों को फिटिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाएं या वेल्डिंग में वो रॉड वाला सिखाएं। हम नए कोर्स के साथ जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके जा रहे हैं। हमने आज के संदर्भ में जो नए रोबोटिक उस टेक्नोलॉजी में हम उसको लेकर के जा रहे हैं, हम उसको आज न्यू एज कोर्सेज के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, और उसको दुनिया की मार्केट में अगर वो जाना ही चाहता है तो वहां के लिए भी उसको ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम उस प्रकार का निवेश यूपी के अंदर करके यूपी को ही भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे, और उस दिशा में हमने अपना कार्य प्रारंभ किया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर की जो प्रोग्रेस है एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ी है। कल ही हम लोगों ने टाटा के साथ अपने वोकेशनल एजुकेशन के कुछ इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के एक नए कार्यक्रम को अपनी सहमति दी है। वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर यूपी के अंदर आने वाले समय में बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। कुछ हमारे बने हैं, कुछ और बनने जा रहे हैं, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग करने जा रही है, हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहती है। हमने इसके लिए अपनी सहमति दी है, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आम यूपी का नागरिक इस वक्त आपको सुन रहा है। वो ये कहेगा ये तो बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, राज्य के मुखिया जो हैं वो उनसे, मेरे घर में इन लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कैसे होगा? खासकर वो इलाके, सर हमने देखा है कि ये जितने भी बड़ी कंपनियां आती हैं ये दिल्ली NCR में पसंद करती है इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन वो जो बुंदेलखंड में रहता है, वो जो ईस्टर्न यूपी में रहता है, वो जो सेंट्रल यूपी में रहता है, वो उसकी माँ उसकी बहन पूछ रही है ये पैसे कहाँ कैसे आएंगे? देखिए रूपका जी, कुछ चीजें हमें देखना होगा। ये निवेश महाकुंभ जो हुआ है इसकी यही तो विशेषता है। हमें कुल 33,52,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये जो निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं इसमें 10 लाख करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। 10 लाख करोड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश को, 4,29,000 करोड़ के बुंदेलखंड को प्राप्त हुए हैं। आपने बांटा है मतलब? मैं क्या कर रहा हूं, और ये केवल रीजन ही नहीं बांटे, बुंदेलखंड में हमारे 7 जनपद आते हैं और केवल वहीं के लिए नहीं है। अभी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 जनपद आते हैं, केवल उन्हीं की एक जगह के लिए नहीं। ये सभी 75 के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। पहली बार है जब 75 के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। दूसरा, हमने इससे पहले जो कार्य किया, देखिए उत्तर प्रदेश में निवेश, आखिर नौकरी आएगी, यहीं के यूथ को तो मिलेगी। जिस नौकरी के लिए उसे देश के अन्य राज्यों में या दुनिया के देशों में भटकना पड़ता था, आज यूपी में ही उससे प्राप्त होगा। एक यहां के यूथ के लिए एक अवसर।
फैक्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल तो यही मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना। तो लोग जब यहां से खरीदेंगे तो उसको खरीदने के लिए यहीं का तो किसान से कोई व्यक्ति खरीदेगा, लेबर यहीं का तो लगेगा, मटेरियल यहीं का लगेगा, सब कुछ यहीं का लगना है, ईंट यहीं से लगेगा, बालू सरिया सब यहीं से लगना है, लेबर यहीं से मिलना है, तो उसको कहीं बाहर और क्यों जाना पड़ेगा। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों के लिए देखिए एक उद्योग हमने लगा, लेकिन उसके एंकर यूनिट तो यहीं पे स्थापित होनी है ना। और यूपी इस मामले में बहुत समृद्धशाली है। हमने पहले ही इसका पूरा होमवर्क किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए 17 के पहले सब दम तोड़ रहा था, ये सब पलायन कर रहे थे। आप मुरादाबाद में जाइए ना, मुरादाबाद में मुश्किल से 2000-2500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पा रहा था, और उनके यहां भी रोज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, अथॉरिटी के लोग जाकर के धमक करके उनको जो है परेशान करते थे, उनकी यूनिट बंद कराते थे। हमने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ वहां का ब्रॉस के आइटम को जोड़ा, हमने उनको कोयला और केरोसिन से अलग करते हुए पीएनजी का कनेक्शन दिलाया, बिजली की आपूर्ति की। आज 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। कारपेट आपका जो है भदोई का दम तोड़ चुका था। लोगों ने कहा साहब इनके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोग कहीं कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं। वो बेचारे सब हैंडलूम पावरलूम वाले कारपेट बनाने वाले सारे कारीगर बेरोजगार की तरह घूम रहे थे। आज वहां 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने टेक्नोलॉजी भी दी, उनको डिजाइन भी दी, उनको मार्केट भी दी और एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी। आज 6,000 करोड़ का हो रहा है। हमने देखिए एक जाति नहीं देखी, मत और मजहब नहीं देखा, हर एक जनपद की एक एक आइटम को प्रमोट किया। परिणाम क्या है? 1,61,00,000 नौजवानों को हमने सीधे सीधे इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ा। 60 लाख उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सीधे बैंकों के साथ जोड़ा। हमने कहा पैसा अगर यूपी का है तो ये पैसा यूपी का यूपी में क्यों नहीं खर्च होगा। यूपी के उद्यमियों को तो 60 लाख लोगों को हमने पैसा दिलाया। परिणाम है सीडी रेशियो बेहतर हुआ और इतने लोगों को कार्य मिला। आज सीएमआई ही जब अपना रिपोर्ट ईआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो जो 17 के पहले यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से दिखता, आज वह घट करके 3% के पास आ चुका। योगी जी मैं ये यूपी की उपलब्धि है और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका लाभ यूपी के हर तबके को होने जा रहा है, हर तबके को होने जा रहा है। और खासतौर पर यूपी का युवा आने वाले समय में नौकरी के लिए उसे दुनिया के अंदर नहीं भागना पड़ेगा, अपने घर अपने गांव में उसे काम मिलेगा। ये तो हम ये लोगों नए को उत्तर प्रदेश का जो आप खाका यहाँ पर खींच रहे हैं, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ग्रोथ इंजन नए भारत का उत्तर प्रदेश, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स यूपी में अभी भी वही ओल्ड स्टाइल की होती हुई हम देख रहे हैं। और हाल के दिनों में एक विषय जो काफी सुर्खियों में रहा, विवादित रहा, दूसरे दल के नेताओं ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणियां की, हमने यहीं यूपी की सड़कों में मानस की प्रतियों को फाड़ते हुए लोगों को देखा। एक सीएम के तौर पर सर आपकी सरकार ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, लेकिन महाराज जी एक महंत के तौर पर मैं जानना चाहती हूं कि इस खबर ने आपको कितना प्रभावित किया, आहत हुए आप? देखिए हमारे यहां कभी भी किसी को भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया कि आप हमारी बात को माने ही माने। हमने कभी किसी को बाध्य नहीं किया कि आप मंदिर आए हैं, कभी नहीं। उसकी मर्जी आए, उसकी मर्जी ना आए, वो माने ना माने, ये उसका अपना तरीका हो सकता है, उसका अपना संस्कार हो सकता है जी। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही एक छटपटाहट मात्र है ये जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है
और जहां तक कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार ने तो एक्शन ले ही लिया है। सरकार जब एक्शन ले ही चुकी है तो उसका एहसास भी लोगों को हो गया। तो मानस पर जो आपत्ति है आप उसको क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, जहां पे जिस मंच पे हमें करना होगा जी वहां पे करेंगे भी। मेरी अकूत आस्था है मानस के प्रति जी, और मानस आज से नहीं, पिछले सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज का एक मार्गदर्शक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता रहा है और इसके प्रति संत तुलसीदास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। यह वह ग्रंथ है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को एक नई दिशा दी थी जी। रामलीलाओं के माध्यम से मंचों पर हम किसी एक अंश को लेकर के टिप्पणी नहीं कर सकते जी। किसी पे, हमें समग्रता के साथ देखना होगा जी। आखिर उसी रामचरितमानस में जी निषाद राज की भी चर्चा है और सबरी की भी चर्चा है जी। आप उसके महत्व को इससे कैसे नकार सकते हैं? मैंने दरअसल इस मंच पर और ये इसलिए सवाल- हम लोग जी। इस बात को कहते हैं, देखिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं महान संत तुलसीदास जी के प्रति जिन्होंने इस प्रकार का पवित्र ग्रंथ लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उद्धार के लिए जी मध्यकाल में देश को दिया था। मान जी, मैंने ये सवाल बस सर एक सेकंड इसलिए इस मंच पर पूछा क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो आपको बुलडोजर बाबा कहकर घेरता था और अब ये रामचरितमानस विवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से आपको रिलीजियस साइंटिस्ट कह के चुनौती दी जा रही है। इस वजह से ये पूरा मामला राजनीतिक बना दिया गया। इस वजह से मैं ये तो सवाल एक योगी हूं जी और विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने का सबसे अच्छा माध्यम विधानसभा होती है। विधानसभा में इसका जवाब देंगे, बहुत जोरदार तरीके से देंगे। योगी जी, मैं तो आपको बहुत करीब से देखता हूं। अभी आप पहले उत्तर प्रदेश करते थे, अब आप भारत को भी उसमें जोड़ने लगे हैं। भारत भी आपकी विजन से दूर नहीं है। तो एक बड़ी कोशिश जो कि विपक्षी दल ने, प्रमुख विपक्षी दल ने, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, जो अब बोलते भी नजर आ रहे हैं और बोल जब वो रहे हैं तो बात समझ में भी आ रही है, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कैसे आंकते हैं इस पूरे प्रयास को जिसमें वो इतना लंबा चले, साउथ से नॉर्थ, और अब कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की भी वो भारत यात्रा करने वाले हैं? तो रोका किसने है? हमने तो किसी ने रोका नहीं है जी। व्यक्ति के पास है तो अवश्य यात्रा करे। यात्रा तो भारत में प्राचीन काल से होती रही है। लोग यात्राएं करते रहे, बड़ी बड़ी यात्राएं करते रहे हैं, लेकिन किसी उद्देश्य विशेष को लेकर करते रहे हैं। उद्देश्य जब पवित्र होता है तो फलीभूत होती है यात्रा। जब किसी दुराग्रह से यात्रा होती है तो उसके दुष्परिणामों से यात्री को भुक्तभोगी होना होता है। तो एक दुराग्रह के साथ भारत को कमतर आंकने का, भारत को कमजोर करने का, विघटनकारी तत्वों को प्रश्रय देने का जिस यात्रा के बीज ही उस पर बोए जा रहे हों, कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती। पर वो तो ये कोई फायदा नहीं, कभी नहीं होना है। योगी जी, एक सवाल और भी है। राहुल गांधी का जो आजकल एक नया लुक नजर आ रहा है, दाढ़ी वाड़ी उन्होंने बढ़ा ली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा, जब से एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बने, साधु संतों का ऐसा लगता है राजनीति में भी प्रभाव बढ़ा है। ये उसका आप इफेक्ट तो नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए हमारी तो तीसरी पीढ़ी में मैं हूं जो राजनीति में हूं, और हम एक सामान्य सेवा भाव के साथ आए हैं, काम कर रहे हैं। उसमें संलिप्तता हमारी यानी बहुत न्यूनतम होती है। कोई दिक्कत नहीं भाई, व्यक्ति को कैसे रहना है ये उसको तय करना है। अब कोई नंगा ही जाना चाहता है तो कौन रोक सकता है उसको? पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, वैमनस्य पैदा कर रही है, नफरत ला रही है और इसीलिए हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि चल के दिखा दें जम्मू कश्मीर में कोई एक बीजेपी का नेता। ये तो आजादी के पहले से वो मोहब्बत कर रहे हैं देश से। ये तो पूरा देश जानता है कि किस किस से इन लोगों ने मोहब्बत की थी। और चैलेंज पर आप क्या जवाब देंगे? मैंने कहा ना कि ये तो पहले से ही कांग्रेस करती रही है। देश का विभाजन उन्होंने कराया ही था। देश को हर एक उस स्तर पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया ही था। तो
जिनको अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति ना होती हो, जो अपने का पैदाइशी एक्सीडेंटल मानते हो, तो उनसे किसी सार्थक निर्णय की, एक सार्थक बहस की चर्चा करना मुझे लगता है कि 370 जाने के बाद योगी जी वो ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में आप लोग पैदल उनकी तरह मार्च नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के बीच आप लोग चल नहीं सकते हैं, बीजेपी के नेता। देखिए, बीजेपी ने पंचायत चुनाव वहां लड़ा है और अच्छा स्थान प्राप्त किया है, लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति हुआ। दूसरा, हर एक कार्य हमारे लिए राजनीति को ध्यान में रख करके नहीं होता है। नेशनल इंटीग्रिटी, नेशन फर्स्ट, यह भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी का हिस्सा है। राष्ट्र पहले और देश के लिए सब कुछ समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी इस उद्देश्य से कार्य करती है और जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त है। अच्छा योगी जी, आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं, और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं। हमारे केंद्र सब प्रधानमंत्री जी के बाद सभी केंद्रीय मंत्री जाते हैं, सभी मुख्यमंत्री जाते हैं, उनमें मैं भी हूं। क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। तो 2024 में यूपी से बीजेपी का रिजल्ट 2019 से बेहतर वाला होगा या 2014 से बेहतर वाला इस बार और करके दिखाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे चला है, आगे बढ़ा है, बेहतर परिणाम दिया है, और 2019 से बेहतर परिणाम हम 2024 में यूपी देगा। बेहतर परिणाम? हाँ, बेहतर परिणाम देगा। एंटी इनकम्बेंसी वगैरह को आप यूपी में कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी लगता है? आप तो अभी 22 में आई थी इंटरव्यू लेने के लिए योगी जी, तब तो आपने जोरदार इंटरव्यू के माध्यम से उस समय, यद्यपि आपका ट्यून नेगेटिव नहीं था, लेकिन आपने कहा था कि हम उसके बाद देखेंगे। आप स्वयं ही 1 साल के बाद आ रही हैं। आपने टाइम ही नहीं दिया, आप इन्वेस्टर समिट में इतना बिजी हो गए महाराज। योगी जी बताइए कि अगर 2024 की बात करें तो विपक्ष की तरफ से आप किसकी चुनौती को प्रबल समझते हैं? कौन है ऐसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई दम नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस को कोई नेता मानने को तैयार ही नहीं, और दूसरे दल क्यों मानेंगे जब उनके दल के लोग ही नहीं मान रहे हैं? आखिर कांग्रेस तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, तो जब उनकी पार्टी के लोग ही उनको अपना नेता नहीं मानते हैं तो अन्य दलों के लोग क्यों मानेंगे? नीतीश कुमार? नहीं, मैंने कहा ना, कोई क्यों मानेगा? कोई किसी को नहीं मानने को तैयार है। ममता बनर्जी? हर व्यक्ति वहां स्वयं में एक प्रत्याशी है, और जो किसी दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कहीं किसी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अच्छा योगी जी, हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं जिस शहर में, उसके बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ी चर्चा हो रही है, लखनऊ का नाम बदल रहे हैं क्या? देखिए, हम नाम बदलने के पहले पूर्व घोषणा नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी की मूर्ति तो दिख गई हम लोगों को एयरपोर्ट पे ही। देखिए, जब करना होगा तो दमदार तरीके से ही करेंगे। लखनऊ अपने आप में एक ऐतिहासिक नाम है, और लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की पहचान पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। इसलिए लखनऊ अभी लखनऊ के रूप में जाना जा रहा है, लखनऊ ही रहेगा। एक सुझाव आ गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसका नाम लखन पासी क्यों ना कर दिया जाए? लखनऊ के राजा लखन पासी की जो पत्नी। हाँ, क्यों नहीं भाई, लखन पासी एक पराक्रमी राजा थे, और भी थे यहाँ पे बहुत सारे, बिजली पासी भी थे, अच्छे पराक्रमी राजा थे। लखनऊ की परंपरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति की बहुत बड़ी वीरांगना थी, और उस समय उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ आज़ादी की उस लड़ाई में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन अगर हम उससे पहले भी जाएं तो लखनऊ की पहचान एक पौराणिक कालखंड से भी रही है।
अवध प्रांत का ही भूभाग रहा है, उससे प्राचीन भी रही है। और मुझे लगता है कि लखनऊ देश का हृदय स्थल है और लखनऊ के रूप में जाना जा रहा है, प्रदेश की राजधानी है, विकास कर रहा है। इसमें पिछले 5 दिनों से उत्सव जैसा माहौल है। 3 दिन तक इन्वेस्टर समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 40 देशों के प्रतिनिधि आए थे, 4 देशों के मंत्री भी आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने समापन किया, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और तमाम हमारे केंद्रीय मंत्रियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। 25,000 से अधिक लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की अपने 3 दिन के कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ तो G20 समूह से जुड़े हुए डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक वर्तमान में चल रही है। आज दोपहर तक वो बैठक चलेगी। अभी मैं कुछ देर पहले यहां आने के पहले पूर्वोत्तर राज्यों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सील टूर, वहां के छात्रों का एक टूर यहां अभी आज ही मॉर्निंग में आया है। पूर्वोत्तर राज्यों के 29 छात्र आए हुए हैं। ये सब तो सभी ये हम लोगों को बताती है कि लखनऊ राजधानी में हर एक का आगना हमारी तो उस परंपरा को और आगे बढ़ाता है, अतिथि देवो भव के इस भाव को आगे बढ़ाता है। योगी जी एक बात तो फायदा हुआ लखनऊ का, योगी जी आप जो आए हैं अब आप ज्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि लखनऊ की लाइन है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। इसीलिए मैं हंसता हूं जिससे कोई भी आकर के हंस सके। कंटेजियस, जिसे कहते हैं आप मुस्कुराएंगे सामने वाला। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी भी आप यूपी को भले ही आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा रुमाना कह रही थी कि मुद्दे वही पुराने हैं। मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, इस्लाम का जिक्र छेड़ा है। उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यहीं हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। देखिए, कमी जो उनको पढ़ाया गया वही तो, इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कूप मंडूप। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि एक कुएं में एक बार एक बाहर का मेंढक आ गया, कुएं में गिरा तो कुएं में जो मेंढक थे उसने कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा साहब मैं समुद्र से आया हूं। तो कहा समुद्र कहां है? उन्होंने कहा बाहर बहुत बड़ा समुद्र है। कहा समुद्र क्या होता है? कहा था जल है वहां। कहा उसने एक कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाया। कहा इतना इससे भी बड़ा? कहा भी बहुत बड़ा है। तो उसी में वो झगड़ पड़ा। कहा कि भाई तुम झूठ बोलते हो। तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है वो तो यही बोलेगा। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते ना बोलना मतलब पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना क्या कार्य हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपने उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं।
और इसलिए हमने कहा ना उस पर हम कार्य कर रहे हैं, होमवर्क हमारा होने दीजिए। बिल्कुल, कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे, कुछ चल रहा है योगी जी के मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक और बयान है, अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई, बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, या श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अगर हम इन पंक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आदरणीय भागवत जी के उस पर कोई टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी को नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शास्त्र सम्मत है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो भागवत जी का बयान जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? नहीं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, दृष्टि सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी बात को किसी भी जबरदस्ती का ही थोप दूंगा कि भाई व्यक्ति को जिस रूप में लेना है, जो बयान दिया गया है शास्त्र सम्मत तरीके से दिया गया है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। योगी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गंभीर सवाल है। इसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, निवेश किया हुआ है लोगों ने। बात हो रही है एसबीआई की, जिससे इस कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की 7,000 करोड़ रुपए, एलआईसी में, अडानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो यूपी का जो आम निवेशक है उसका पैसा सुरक्षित रहे, क्या सरकार को इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या अडानी ग्रुप की जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये संशय भी न हो? लोग तो अब परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी सच्चाई में ही अभी संदिग्धता हो, उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। दूसरा, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट और उद्योग जगत की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हां, हम अपनी शर्तों को वहां पर रखें कि आपकी उसमें ये पारदर्शिता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हर जगह होता है, होता भी है। लेकिन जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जो लोग भारत को की वर्तमान की ग्रोथ रेट से घबराए हुए हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट भारत की चल रही है, वे लोग भारत को कब छोड़ने वाले हैं? और आपको लगता नहीं कि सारे एक जैसे उसके एक एक कड़ी को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं हो रही है? भारत सरकार ने उसके बारे में अपने तथ्यों से बहुत स्पष्ट कर दिया है, सदन में भी कर दिया है और स्पष्ट बोल दिया है। मुझे लगता है कि जिस चीज को भारत सरकार स्वयं देख रही है उस पर मेरा जैसे व्यक्ति को कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, योगी पर इसमें जो अडानी ग्रुप का जो डिस्कॉम का उन्होंने भेजा था उत्तर प्रदेश सरकार को, उसने रिजेक्ट कर दिया 5,400 करोड़ का टेंडर था। रिजेक्ट नहीं किया था। देखिए, वह तो एक प्रक्रिया होती है, एक टेंडर की प्रक्रिया यहां निकलती है, डिस्कॉम के द्वारा निकाली जाती है जी। और डिस्कॉम में जो L1 होगा उसको उसका ठेका मिलता है। तो जिसका L1 होगा उसको मिला होगा, कोई नहीं संतुष्ट हुए होंगे, उससे ऊपर सबके रहेंगे, सबके रिजेक्ट हो गए होंगे, किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ होगा। वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हमारे यहां बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम कार्य लेते होंगे, लेकिन जो उस प्रक्रिया में फिट बैठता होगा, L1 होगा और उन शर्तों को पूरा कर रहा होगा, वह उस प्रक्रिया का पार्ट। अच्छी बिड थी अडानी की। देखिए, मैंने कहा ना, वह कई गुना ज्यादा बिड थी उससे, और वह आज का मामला नहीं, वह 2 महीने पहले का मामला है। योगी जी, एक सवाल मेरा ये है, जिस विषय को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आपके लिए कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को आपने काफी दुरुस्त किया उत्तर प्रदेश में, पुलिसिया कार्य प्रणाली को आपने ठीक किया, लेकिन इन सब के बीच जब कानपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, घटना दुखद है, उसके लिए हमारी एक SIT काम कर रही है,
हमने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए हैं। पूरी रिपोर्ट, जब ये सब चीज जांच की प्रक्रिया के हिस्से हैं तो पूरी रिपोर्ट का इंतजार एक बार हमें करना चाहिए। एक संवेदनशील मामला है और इस मामले में जो दूध का दूध होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, बहुत साफ पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखें। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि दरअसल ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है आपके राज्य में। तो अच्छी बात है, तो उन्होंने अपने संस्कारों को प्रदर्शित किया ही जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी हैं। उन्होंने बताइए, ये लोग उपदेश देंगे इसके बारे में। योगी जी, आपसे इस सवाल का जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंसिटिव मुद्दा भी है। कल मैं बागेश्वर धाम में थी। आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ, जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। योगी जी, अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया। कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। एक और सवाल था मेरे मन में। अभी हमने देखा, कल ही खबर आई कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पे छापे मारे, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की तरफ से आई थी जिसको देश में प्रतिबंधित किया। इस पर आपका नजरिया इस रूप में कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो फिर उसको सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल वेंडिटा से जोड़ा जाता है, और ये देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी ये हो रहा है। देखिए, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकम टैक्स अपने आप में एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। उसको किसी भी संस्था की कार्यपद्धति को देखने, जांचने का पूरा अधिकार है। और ये केवल बीबीसी का ही नहीं हो रहा है, तमाम अन्य उसका होता है, संस्थाओं का होता है, एजेंसियों का होता है। उसमें कोई आपत्ति किसी को होने भी नहीं चाहिए, सबको सहयोग। बीबीसी ने स्वयं अपना बयान जारी करके इस बात को कहा कि हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इसको किसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का मतलब क्या? टाइमिंग ना योगी जी, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब टाइमिंग जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके यहां तो नहीं कभी पड़ा छपा।
लेकिन योगी जी हम पारदर्शिता से चलते हैं। नहीं, यहाँ तो सारी कार्य पद्धति बहुत पारदर्शी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल बीबीसी पर जो छापा है ये वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बहुत भारी भरकम शब्द। ये वैचारिक आपातकाल की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था यूपी में, और एक न्यूज़पेपर के कार्यालयों पे हमला बोल करके उनके गुंडे किस तरीके से वहां आगजनी कर रहे थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देवांग जी आपने तो देखा ही होगा। बिल्कुल। और ये लोग वैचारिक आतंकवाद की आपातकाल की बात करते हैं, तो ये तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता जान चुकी है। इसलिए ये लोग न बोलें तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ दिन के बाद लोग थोड़ा इनके चेहरे को भूल करके जब नए सिरे से आएंगे लोग बोलेंगे चलिए ठीक है। रोज बोलेंगे ना तो हमारे लिए एक उर्वरा भूमि तैयार कर देते हैं ये लोग चुनाव के लिए। योगी जी, अब ये आखिरी दौर है और ये मुझे सौंपा गया है काम, और मैं इसमें माहिर माना जाता हूं। इसमें आपको कोई जवाब नहीं देना है। मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। आपको केवल एक चुनना है उसमें से। तैयार हैं आप? ऑप्शन देंगे, चुनना है आपको। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो ज्यादा खुशी आपको कब हुई, पहली बार या दूसरी बार? मुझे खुशी तब हुई थी जिस दिन मैंने योगी के रूप में दीक्षा ली थी। सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी, और मैं उसी रूप में रहना पसंद करूंगा। योगी जी, तो कोर्स से बाहर का सवाल हो गया। नहीं, मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्स से बाहर का था तो जवाब भी कोर्स से बाहर का था। पर पहली बार तो आप तैयार ही नहीं थे, आपने बहुत बार बताया इस बात को। मतलब मैंने कहा ना, ज्यादा खुशी हुई होगी। मुझे कोई खुशी और कोई गम कभी नहीं रहता है। अच्छा। हां, सन्यास के जीवन में सेवा का एक निश्चित कार्यकाल होता है। एक योगी के रूप में, एक सांसद के रूप में, सेवा का एक विस्तृत आयाम मुख्यमंत्री के रूप में मिला। वह एक अवसर है, और उस अवसर का भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हमने किया। चलिए, फिल्म एक आई थी कभी खुशी कभी गम। आपकी फिल्म बनेगी तो न खुशी न गम है, न खुशी न गम। यही एक योगी के जीवन में ही हो सकता है। चलिए ठीक है। हमारी जो मुलाकात हुई थी, टक्कर हुई थी, उसमें आपने कहा था कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह हूं। अब आप देखिए तो आप सब जगह हैं और सब जगह हैं। तो भविष्य में आप खुद को केंद्र में देखना चाहेंगे या राज्य में? मैं अपने मठ में देखना चाहूंगा। ये तो हेडलाइन बन जाएगी आगे। मतलब क्या आप सन्यास की बात कर रहे हैं? मैं सन्यासी ही हूं। लेना क्या, मैं तो ऑलरेडी उसको बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ले चुका हूं। नहीं, पर अब तो आप राजनीति में हैं। क्या आप? नहीं, मैं राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। कभी मैंने इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हां, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस दृष्टि से उस चुनौती को स्वीकार किया है। और मेरा मानना है कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। तो अब ना, मतलब योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना चाहता हूं। जी, ये बताइए कि अगर 2024 की बात करें योगी जी, तो आप प्रमुख चुनौती किसकी मानते हैं? विपक्ष की तरफ से कोई तो होगा विपक्ष में, राहुल गांधी या नीतीश कुमार या कोई और नेता? देखिए, विपक्ष गुमराह हो चुका था, गुमराह है, पथभ्रष्ट है। उनका कोई अपना नेशनल एजेंडा नहीं है, इसलिए जनता भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। मालूम है इन सब के अपने संकीर्ण स्वार्थ हैं, इसलिए जनता उनको कोई महत्व नहीं देने जा रही है। आपको क्या लगता है 2024 में बड़ा मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा, या विकास का काम जो आप लोगों ने किया है? इन दोनों में से बड़ा मुद्दा कौन होगा? मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हर एक फील्ड की। क्या वह
देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का रहा हो, भारत की आर्थिक समृद्धि का रहा हो, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, या फिर भारत के वैश्विक मंच पर सम्मान का है। ये इन्हीं उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी जाने जा रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी ने हर एक फील्ड में सर्वांगीण विकास की जो बात की थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी करके दिखा भी रही है। अंतिम सवाल है कि इन दो में से कौन सा मुद्दा है जो आगामी चुनावों के लिए, मैं विधानसभा चुनावों की भी बात कर रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? एक है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, दूसरा यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मैंने कहा ना, जो देश के हित में होगा, केंद्र सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन सभी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कोई मुद्दे नहीं है, और आवश्यकता पड़ेगी देश के हित में तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में सक्षम है। यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि चूंकि बहुत यहां पे अलग अलग धर्म हैं, इसलिए वो रहना चाहिए यूसीसी। आपकी इस पर क्या राय है योगी जी? देखिए, हम सबको एक बात को मानना होगा कि देश संविधान से चलेगा, मेरी व्यक्तिगत राय से नहीं, किसी पर्सनल एजेंडे से नहीं, और भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना ही होगा। मैं ही शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखें और अपने पर्सनल एजेंडे को, वह किसी जाति, मत और मजहब का हो, क्षेत्र भाषा का हो या किसी पर्सनल लॉ का हो, उसको अगर अपने दायरे में सीमित रखेंगे तो देश के हित में होगा और सबके हित में होगा। ये तो नया देश, नया उत्तर प्रदेश, एक नया योगी भी हम देख रहे हैं आज। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। योगी जी, एक आखिरी सवाल पड़ोसी मुल्क को लेकर है। हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है, पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ, और हमने तो बाकायदा खबरें दिखाई है कि वहां पर कई पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वह भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में है, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा आप बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। ये जो आप कथनी और करनी वाली बात कर रहे थे, उसी पर तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा है। करने दीजिए, अभी आने चलने दीजिए, अभी बहुत सारी चीजों को भविष्य के गर्त में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सवालों के चक्रव्यूह से इन्होंने अपना खुद का सामना करवाया, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, पहले से ज्यादा मुखर, पहले से ज्यादा प्रखर, पहले से ज्यादा क्लैरिटी और विजन के साथ। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आपके सवालों का जवाब देते हुए आगे भी इसी तरीके से सवालों की बौछार बाकी तमाम चेहरों पर जारी रहेगी शिखर सम्मेलन में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आप मंच छोड़े, मैं 2 मिनट का समय हम और चाहेंगे आपके साथ, और मैं मंच पर एबीपी न्यूज के संपादक संत प्रसाद राय जी को यहां बुलाना चाहूंगी ताकि वो यहां आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्लीज आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार, बहुत स्वागत है